हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या क्या होने वाला है, एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक में से ज्यादा सवाल आएंगे, किन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, किन के ऊपर कम ध्यान देना है और क्या कट ऑफ रहती है, सबके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, यदि आप हमारे फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। आईबीपीएस एसओ की से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग एंड मैथ दोनों का फ्री कोर्स भी आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी बातें मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि सबसे कॉमन सवाल है आप सभी के मन में अभी यही चल रहा होगा कि सर इसका फॉर्म कब तक आने वाला है। आईबीपीएस एसओ का जो फॉर्म होगा वो कब तक आपका आने की संभावना है, कब तक आपका आ सकता है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर के बीच में कहीं पर भी, या तो सितंबर में आ जाएगा या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आईबीपीएस के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। तो पहला सवाल आपका हुआ क्लियर, किस नोटिफिकेशन कब आएगा, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा दोस्तों। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि इसका एग्जाम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका एग्जाम आपका दिसंबर में होगा। दिसंबर में आपका इसका प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर में जैसे प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट होता है उसके एक महीने बाद या उसके 20 दिन के बाद में ही आपका जनवरी के अंदर, जनवरी में इसका मेंस एग्जाम हो जाएगा। जनवरी के अंदर इसका मेंस एग्जाम भी आपका हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में प्री हो जाएगा और जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा और फेब के लास्ट वीक में आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। फेब के लास्ट वीक में आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आपको 2023 जुलाई तक, जून जुलाई अगस्त तक आपको आपकी पोस्टिंग भी फाइनली मिल जाएगी। तो अब आप देख रहे होंगे कि कितना कम समय हमें मिल रहा है तैयारी करने के लिए। सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आएगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आने के बाद दिसंबर में पेपर है। केवल और केवल 1.5 महीना मिला। अब इस 1.5 महीने में कैसे हम रीजनिंग मैथ जैसे इतने बड़े सब्जेक्ट को 1.5 महीने में कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए हमें अभी से, इसी वक्त से, आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करना होगा। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम अच्छे से मेहनत करें, जिनके ऊपर अच्छे से कमांड कर लें, तो वहां से हमारे नंबर आ जाए, हम एग्जाम को पास कर लें। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। आईबीपीएस एसओ में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको जस्ट पास ही करना है, एग्जाम को क्या करना है, जस्ट पास करना है। अब क्या चीजें होंगी, कितने क्वेश्चन होंगे, किन टॉपिक्स में से होंगे, कितनी कट ऑफ रहती है, वो सारी बात मैं अब आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, ये आपकी नोटिफिकेशन, एग्जाम कब होगा, इनसे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट इसके अंदर क्या क्या आने वाले हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, रीजनिंग। तो रीजनिंग के टोटल आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 और नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 50। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा दोस्तों वो दिया जाएगा 40 मिनट्स का। इसी प्रकार से मैथ, मैथ के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे दोस्तों 50 और नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 50 और इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास यहां पे होगा इंग्लिश। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होंगे और इसके 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए भी आपको जो समय दिया जाएगा वो 40 मिनट्स का दिया जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, क्वेश्चन हो गए हैं 150।
150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है और टाइम कितना है, टाइम हो गया 120 मिनट का, और या कह सकते हैं हम इसको 2 आवर्स, 120 मिनट यानी 2 आवर्स। और टोटल मार्क्स कितने बैठते हैं, टोटल मार्क्स बैठते हैं 125, यानी 150 क्वेश्चन है, 125 मार्क्स हैं और 120 मिनट 2 घंटे हैं। दोस्तों इसमें एक एडिशनल चीज और भी है कि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी आपको ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, रीजनिंग आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक उसी प्रकार से मैथ भी आपको क्वालिफाई करना होगा, और ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश भी आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट यदि आपके क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ बनती है, ओवरऑल कट ऑफ इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के फिर एक ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, और फिर ये देखा जाएगा कि यदि आप इस ओवरऑल कट ऑफ से ऊपर हैं तो फिर आप आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर लेंगे, अदरवाइज आप प्रीलिम्स में ही फेल हो जाएंगे। मेंस की कहानी तो अलग ही है, तो मेंस तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितनी रहती है, ओवरऑल कट ऑफ कितनी रहती है, और उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। दोस्तों यदि मैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करूं तो रीजनिंग की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 8 से लेकर के 10 नंबर के बीच में कहीं ना कहीं रहती है, 8 से लेकर 10 नंबर। ठीक है, अब ये किसी किसी एग्जाम में हो सकता है कि 7 नंबर भी हो, किसी किसी एग्जाम में हो सकता है कि आपके 10 नंबर से 12 नंबर 13 नंबर भी हो जाए। मैं इस चीज की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं आपको, बस कहीं ना कहीं इतनी ही रहती है, इतनी रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती। लास्ट आप 15 मान लो बस, इससे ज्यादा कभी भी नहीं जाएगी। और मैथ की भी सेम कहानी है दोस्तों, 8 से लेकर 10, लास्ट आप 15 मान सकते हैं। और इंग्लिश की भी सेम कहानी है, इंग्लिश की भी इतनी कट ऑफ रहती है, इंग्लिश की थोड़ी सी अपन 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, जैसे इसकी अपन मान लेते हैं कि 7 से लेके 12 नंबर या 7 से लेके 10 नंबर। ठीक है, 7 से लेके 10 नंबर अज्यूम कर लीजिए, बाकी 12 भी जा सकती है, 10 भी जा सकती है, 15 तक भी इसकी कट ऑफ पहुंच सकती है। तो अल्टीमेटली क्वालिफाई करने के लिए, हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मेरा मैथ वीक है तो मैं मैथ को तो छोड़ ही देता हूं, मैं रीजनिंग और इंग्लिश में अपने मार्क्स अचीव कर लूंगा और मेरा पेपर निकल जाएगा। दोस्तों यदि आपके मैथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते हैं तो आप आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम में फेल घोषित कर दिए जाएंगे, चाहे आप ओवरऑल कट ऑफ को पार कर चुके हो तो भी। इसलिए आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी आनी जरूरी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ओवरऑल कट ऑफ अराउंड अराउंड कितनी रहती है। मैंने जो एनालिसिस किया है वो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं अपने एनालिसिस को करके आपको एक कट ऑफ बता रहा हूं। अब यहाँ पे जो कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल जो कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है, यदि यहाँ पे 125 नंबर है, टोटल कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं आपके 125, ये आपके पास टोटल मार्क्स हैं 125। अब इसमें से जो कट ऑफ अराउंड अराउंड जाती है, अराउंड अराउंड जो कट ऑफ जाती है दोस्तों वो रहती है आपके 55 to 60। 55 से लेके 60 नंबर तक यदि आपके आते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम को पास कर जाएंगे, आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर जाएंगे, इतनी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं इस बात। क्योंकि यदि हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखें ना, तो आई थिंक 2019 की मैंने कट ऑफ देखी थी, तो वहां पे 47 नंबर कट ऑफ गई थी। तो 47 नंबर जिसके आ रहे थे वो बच्चे आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं 50 से लेके 55 नंबर तक यदि आपके आ जाएं तो आप आईबीपीएस एसओ के प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब दोस्तों जो कट ऑफ होती है ना, ये एक्सपेक्टेड ही बता सकता है हर कोई टीचर, मैं भी बता रहा हूं ना तो एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस एनालिसिस को देखकर कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ वैकेंसीज। यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो ये कट ऑफ कम हो जाएगी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज ही कम है तो फिर ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कट ऑफ 60 से ऊपर भी जा सकती है। तो अपन तो क्या है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना उसी चीज को बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 125 में से यदि आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो आप निकाल सकते हैं पेपर। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि इंडिविजुअल टॉपिक वाइज यदि हम देखें तो रीजनिंग में क्या होता है, ठीक है, कितनी चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, सब चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आपने यहां तक की बातें समझ ली होंगी। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मैथ के मैथ के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है, थोड़ी सी वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अब यहाँ से। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई, मेंस में भी आपको बताऊंगा कि मेंस के अंदर क्या आता है, तो एक बार प्रीलिम्स को कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मेंस की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको एग्जाम में टॉप भी करा सकता है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको एग्जाम में बुरी तरीके से फेल भी करवा सकता है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को दोस्तों कभी भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि रीजनिंग आपको स्कोर करवाएगी। अब स्कोर कैसे कराएगी, इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट को थोरोली देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों हमें टाइम तो चाहिए। अब आप समझे, आप यदि समझते हैं कि भाई हम 1.5 महीने के अंदर रीजनिंग को ऐसे कर लेंगे शानदार जबरदस्त, नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। आप एग्जाम में जाके किसी ना किसी पजल के अंदर फंसोगे, और ऐसे फंसोगे कि निकल ही नहीं पाओगे, और आपका एग्जाम कहीं ना कहीं फेल हो सकता है आप एग्जाम में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास बिल्कुल सही मौका है, अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, और आज से ही तैयारी करना शुरू करो, ताकि एग्जाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो रीजनिंग के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका दोस्तों है वो इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अराउंड अराउंड आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, अराउंड अराउंड 5 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर टू पे हम बात करें तो नंबर 2 पे आपका आता है स्लॉग्स। सिलोजिज्म, इसके भी लगभग लगभग आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। नंबर 3 पर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन ये क्या है, एग्जाम में नॉर्मल वाला तो पूछता नहीं है, ये ब्लड रिलेशन पूछता है पजल के अंदर, ठीक है। ब्लड रिलेशन ही पूछता है पजल के अंदर, तो लगभग लगभग आप अज्यूम करके चल लीजिए कि इसके भी 5 क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कि 4 से लेके 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 4 से लेके 5 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे हम बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसके भी आपको 3 से लेके 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी आपको 3 से लेके 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 पे पजल। पजल के दोस्तों लगभग लगभग आप मान के चलना, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 15 से लेके 20 क्वेश्चन, 15 से लेके 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पजल के टॉपिक में से होंगे। अब पजल में कौन कौन से आएंगे, देखो दोस्तों, पजल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। पजल के अंदर फ्लोर पजल आ सकता है, क्या आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। लिख के ले लो, फ्लोर पजल का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बॉक्स पजल का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डेज डेज पजल, जिसको अपन टाइम जोन पजल भी कहते हैं, ठीक है। डेज पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट, अब पजल के अंदर मैं सिटिंग अरेंजमेंट को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट को अलग कर दो आप। सिटिंग अरेंजमेंट को अलग कर दीजिए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन कर दीजिए वो 15 क्वेश्चन कर दो, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट को फिर अपन अलग से लिख लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन मिल जाएगा, और एक आपका भाई लाइन होगा, ठीक है। लाइन विद डबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइन जिसके अंदर नाम के साथ में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। एक लाइन ऐसी हो सकती है कि जिसमें एक लाइन है जिसमें सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, या सभी लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग नॉर्थ में फेस करते हैं, कुछ साउथ में फेस करते हैं। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ट्रिकी होंगे,
डायरेक्टली जो सॉल्व हो जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। तो आप ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पजल के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आपको डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन दिखाई देंगे। डेटा सफिशिएंसी, तो डेटा सफिशिएंसी के भी आपको लगभग लगभग 4 से लेके 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे। और एक लास्ट टॉपिक अपना बच जाता है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक लास्ट टॉपिक अपना बच जाता है अल्फाबेटिकल सीरीज में से। अल्फाबेटिकल सीरीज में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक आपका इनपुट आउटपुट भी पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इनपुट आउटपुट ये भी आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है दोस्तों। और एक आपके लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब आपके कौन कौन से टॉपिक, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इसके अलावा बात करें कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपके पूछे जा सकते हैं, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। एक आर्ग्यूमेंट का टॉपिक और भी होता है, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपका सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम का रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में आपके ये टॉपिक्स आने वाले हैं और ये सारे टॉपिक्स दोस्तों मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराऊंगा। हम डेप्थ में बात करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक की, प्रत्येक टॉपिक की डेप्थ में बात करेंगे, इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इनको समझेंगे, इनकी क्या ट्रिक्स होती हैं उनको समझेंगे, एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चन से हमें डील करना है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस के अंदर कवर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैथ का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो मैथ के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो यहां से मैं एक बार सारी चीजें, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मैथ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं दोस्तों मैथ की। सुनिए, मैथ के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। मैथ के अंदर एक टॉपिक देखने को मिलेगा आपको, सबसे पहले जो आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के साथ में ही एक जो होता है वो होता है आपके अप्रोक्स वैल्यू का, अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी आपकी रीजनिंग में भी आती है, इनइक्वालिटी मैथ में भी आती है, लेकिन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट अलग है, मैथ के कॉन्सेप्ट अलग है। इनइक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आपके नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे एग्जाम में। नंबर सीरीज के क्वेश्चन, नंबर सीरीज कौन सी आ सकती है, नंबर सीरीज दो टाइप की होगी, एक तो आपके रॉन्ग नंबर सीरीज और एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद मिसिंग नंबर सीरीज के आने के चांसेस हैं, बट रॉन्ग नंबर सीरीज भी दोस्तों आ सकती है, तो हमें तैयारी तो दोनों की करनी पड़ेगी। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास आता है डीआई। डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई का मतलब क्या होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपका पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास डीआई के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यदि हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट को देखना,
नेक्स्ट आपके पास जो ये टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक के टॉपिक होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, या परसेंटेज से स्टार्ट कर देते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज आपको आना चाहिए दोस्तों। यदि आपको बैंक की मैथ पास करनी है तो परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो टॉपिक तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन को समझने के बाद हम डीआई को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे सुनना जरा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आप देखिएगा, इसके बाद आपको समझना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि टाइम एंड वर्क की डीआई आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझना। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट आपके पास देखिए, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसके अलावा यदि हम देखें तो पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम भी आ जाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये सभी टॉपिक्स, और अरिथमेटिक का यदि और कोई टॉपिक आपका रह गया है तो उसको अपन डाल देते हैं किसके अंदर, मिसलेनियस के अंदर। तो ये आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको किसके ऊपर करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, डीआई, इनके ऊपर तो आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और बाकी परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, मिसलेनियस में जितने भी जो रह गए वो सभी मिसलेनियस में डाल देते हैं अपन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए यदि आप मैथ को पास करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप सिंप्लीफिकेशन को ज्यादा टारगेट कीजिए, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज और डीआई, इनको आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें। और इनके लिए दोस्तों यदि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहते हैं ना, नॉर्मल नॉर्मल भी पढ़ लेते हैं, कि बेसिक बेसिक बात भी समझ लेते हैं, और इनमें से इन टॉपिक्स में से मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक पूछ लिए, तो वो भी क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो अल्टीमेटली जो हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है वो टॉपिक मैंने आपको बता दिया मैथ के अंदर, और जिनके ऊपर हमें कम पढ़ना है या उनके सिर्फ बेसिक फंडामेंटल समझने हैं तो उनके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो ये हुआ दोस्तों रीजनिंग का, और ये हुआ मैथ का हमारा यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट। अब हम इंग्लिश के अंदर दोस्तों आपको समझना होगा कि इंग्लिश के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट समझना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जैसे हम बात करें कि पैसेज, तो पैसेज यदि आपके पास आया तो जिसको पढ़ना आता है ना इंग्लिश में, तो वो उस पैसेज को पढ़ करके वहीं से ही 10 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स लेकर के आ सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम आते ही आते हैं। तो आपको पैसेज पढ़ना आना चाहिए। इसके अलावा क्लोज टेस्ट आएगा, तो क्लोज टेस्ट में यदि मान लीजिए 5 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके तो फिर वो आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो कुल मिला के कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट ज्यादा है, यानी आपको यदि पढ़ना आता है, समझना आता है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको करना क्या चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से ही करनी होगी। न्यूज़पेपर को पढ़िए, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली आप हैबिट बना लीजिए कि मुझे डेली 1 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। और न्यूज़पेपर में भी आप सबसे ज्यादा फोकस करना, जो बिजनेस वाला पार्ट आता है ना, जो इकोनॉमी वाला पार्ट आता है, उस पार्ट को आप ज्यादा पढ़िए। वहां से आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और वहां से आपको पढ़ने से क्या होगा कि, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी क्या होगा, एग्जाम के अंदर भी जो पैसे, जो क्लोज टेस्ट आपको मिलने वाला है वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही मिलेगा, क्योंकि आप जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इकोनॉमी का पार्ट है। भाई बैंक हमारे देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, एक मजबूत स्तंभ है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए। वो आएंगी कैसे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उन टर्म्स को देखोगे, उनकी वोकैब को समझोगे, उसके बाद आएगा। इसके अलावा एरर थोड़ा, आपको ग्रामर थोड़ी सी पढ़नी होगी, तो ग्रामर आप पढ़ेंगे तो उसमें से आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, तो इन्हीं चीजों पर आप फोकस करोगे तो इंग्लिश तो आपकी नॉर्मली, यदि आप 25 में से 15 प्लस नंबर भी ले आते हैं तो बहुत अच्छे नंबर होंगे, बहुत अच्छे नंबर होंगे, ठीक है।
बाकी रीजनिंग और मैथ का मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है, रीजनिंग और मैथ में क्या क्या चीजें होने वाली है। अब मैं आपको चलते चलते दोस्तों एक बार मेंस के बारे में भी बता देता हूं कि मेंस के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी। और प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मैं आपको ये पहली चीज बता चुका हूँ। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। प्री में आपको कोई मेरिट नहीं बनानी, आप सिर्फ पेपर को पास कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाए, ठीक है। लेकिन आप यदि सिर्फ इस मेंटेलिटी से एग्जाम में जाएंगे ना कि हमें पेपर पास ही करना है, तो दोस्तों पेपर पास भी नहीं हो पाएगा। आप ये समझ के चलिए कि हाँ सर ने कहा है कि 60 नंबर कट ऑफ जा सकती है, आप 5 नंबर अपनी तरफ से और ऐड कर दो, आप ये समझ लो कि 65 नंबर कट ऑफ जाएगी। कितनी जाएगी? 65। अब आपको जो तैयारी करनी है वो कहीं ना कहीं 80 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। आप 80 नंबर की तैयारी करो तो आपके 65 नंबर आराम से आ जाए, ठीक है। चलिए अब यहां बात करते हैं मेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो मेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होगा, भाई जैसे सपोज कीजिए आपने आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग से फॉर्म डाला, तो मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है आपका, मार्केटिंग सब्जेक्ट, इस मार्केटिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60। और इसके लिए जो आपके पास टाइम डिसाइडेड होगा वो होगा 45 मिनट्स। 45 मिनट के अंदर आपको टोटल 60 क्वेश्चन करने होंगे और इसके जो मार्क्स होंगे वो भी टोटल 60 मार्क्स होंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? अब ये तो भाई मार्केटिंग आप लोग पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेल क्या होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो टैग लाइन्स होती हैं, इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके टैग लाइन्स क्या हैं, ठीक है, उनसे जैसे आपके कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मेंस का फंडा क्लियर हुआ, मेंस की कहानी आपको यहां पर समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास, जैसे मैं बात कर रहा हूं आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग की, मैं सिर्फ यहां पे मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1। तो इसकी क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको, आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास एमबीए होना चाहिए। और एमबीए भी किसमें? मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए। एमबीए आपके पास मार्केटिंग में होना चाहिए। आपकी डिग्री के ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इस बच्चे के पास मार्केटिंग मेजर सब्जेक्ट था। मार्केटिंग माइनर में है तो आप एलिजिबल नहीं है, मार्केटिंग आपका मेजर में होना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चों की जो डिग्री होती है उन पर डुअल स्पेशलाइजेशन लिखा होता है कि डुअल स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग प्लस एचआर है या एचआर प्लस मार्केटिंग है या मार्केटिंग प्लस फाइनेंस है, जो भी। तो उन बच्चों को एक चीज ध्यान रखना कि आपकी डिग्री के ऊपर यदि लिखा हुआ है कि मार्केटिंग मतलब ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, तो आपको कॉलेज से एक लेटर, प्रिंसिपल मतलब कॉलेज से एक लेटर लिखवाना होगा और वो लेटर प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए उस लेटर पे, ठीक है। और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि इस बच्चे ने मार्केटिंग की तैयारी हमारे यहाँ से की है और मार्केटिंग इसके पास मेन सब्जेक्ट के रूप में रहा है या मेजर सब्जेक्ट के रूप में रहा है, तो ही बच्चा वो आगे जाकर के इंटरव्यू में बैठ सकता है। फॉर्म तो भर दो, फॉर्म भरने में क्या है, फॉर्म भरते टाइम थोड़ी ना आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उससे पहले इंटरव्यू ले स्टार्ट होने से पहले आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, देखी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, ठीक है। क्या सिलेबस है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब, नोटिफिकेशन कब आएगा, सब चीजें मैंने आपको बता दी।
यदि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि रीजनिंग और मैथ के जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सभी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप जरूर ज्वाइन करना। और इसका एक डेमो क्लास भी मैं कल आपके ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका क्या है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।